राम भक्ति के काव्य में आपको मुसलमान कवि नजर नहीं आते, पर कृष्ण भक्ति के काव्य में मुसलमान कवि भी नजर आते हैं। आप राजस्थान से हैं, ये बताइए रूप कंवर कौन थी? हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव आपको कहाँ कहाँ दिखता है? मान लीजिए कल को आप प्रशासन में आते हैं और आपके सरकार के साथ किसी प्रकार के मतभेद हो जाते हैं, कैसे डील करेंगे? आप हिंदी के भी विद्यार्थी हैं, आपको लगता है कि ये हिंदी नामकरण भारतीय कानूनों का तार्किक है या कोई भाषाई विवाद को आगे जन्म देगा? May I come in, sir? Yes. Please come. Please have the seat. You are Mr. Mohan Mangawa, Yes, sir. right? Where are you from? सर मैं राजस्थान के सीकर जिले से। Okay. Yes. So Mohan, what's your medium for interview, English or Hindi? सर हिंदी। And what was the medium for the mains? हिंदी सर। Hindi. So Mohan, before we start, would you like to introduce yourself? यस जी बताइए। सर मेरा नाम मोहन मंगावा है। ठीक है। मैं राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के प्राथमिक विद्यालय से ग्रहण की। और मेरे पिताजी क्योंकि राजस्थान पुलिस में थे और उनकी जयपुर पोस्टिंग थी, तो मैंने आगे की शिक्षा जो थी वो जयपुर से ग्रहण की है। उसके बाद सर मेरा झुकाव थोड़ा एनसीसी की तरफ रहा और मैंने स्कूल में एनसीसी करने के बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन किया और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा। नेवी में क्या पोस्ट मिली थी आपको? सर मैं ईएपी अप्रेंटिस। 10th के बाद चले गए थे? हाँ सर 12th के बाद। 12th के बाद। यस सर। ठीक है। और उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन की और ये मेरा टेक्निकली सेकेंड अटेम्प्ट है सर। टेक्निकली सेकंड का मतलब क्या होता है? सर मैंने लास्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्रीलिम्स हो गया था, बट मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था तो मुझे मेंस का देने का अवसर नहीं मिला था। ओके। यस। तो टेक्निकली मतलब दूसरे जो अटेम्प्ट जी है, सर, जी लेकिन सर। वैसे रियलिस्टिकली पहला अटेम्प्ट है। यस आप ये कहना चाह रहे थे? जी सर। ठीक। तो मोहन, आप स्ट्रेस में तो नहीं है, कंफर्टेबल हैं? जी सर। जी सर। मोहन, आपने हिंदी साहित्य लिया जी सर। और कोई ऐसी बैकग्राउंड आपकी नजर नहीं आ रही, तो हिंदी साहित्य निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगता होगा, इसीलिए लिया होगा, है ना? मुझे ये बताएं कि मोहन पर यानी कि कृष्ण पर केंद्रित हिंदी साहित्य में एक बहुत रोचक फिनोमिना है। राम भक्ति के काव्य में आपको मुसलमान कवि नजर नहीं आते, पर कृष्ण भक्ति के काव्य में मुसलमान कवि भी नजर आते हैं। जी सर। सबसे पहले ऐसे 4-5 कवियों का नाम बताइए और फिर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि कृष्ण भक्ति काव्य में मुस्लिम कवि भी शामिल हुए और राम भक्ति काव्य में सामान्यतः ऐसा ट्रेंड नजर नहीं आता। सर पहले तो कवि मैं रसखान को याद कर पा रहा ठीक है। हूँ जो है, और मैं सर अभी एक ही नाम में अभी जो दूसरे इसका- कवि के नाम रहीम आप ले सकते हैं। रहीम, हाँ सर। जी सर। उनको भी आप जानते ही जी होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी को भी ले सकते हैं, जी सर। उन्होंने भी कृष्ण पर खूब लिखा है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, अब 3 को ये भी ध्यान रख के बताइए कि ऐसा क्यों है कि कृष्ण भक्ति काव्य में एक ऐसे मजहब के लोग जो उनको नहीं मानते हैं वो भी शामिल हो गए, पर राम भक्ति काव्य में ऐसे उदाहरण हमें नहीं दिखते हैं। सर जो कृष्ण भक्ति है उसमें मुख्यतः ब्रज क्षेत्र आता है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो क्षेत्र है वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहा है। और इस रीजन में जो मुस्लिम और हिंदू एकता है वो भी काफ़ी एक प्रिवलेंट रही है। और सर जो कृष्ण भक्ति के रूप में जो रहीम जी ने या रसखान जी ने लिखा है, वो उनके प्रति प्रेम का ज़्यादा भाव मुझे नज़र आता है। जैसे रसखान जी भी लिखते हैं कि मानुष भयो तो रसखान, अगर मैं उनके जन्म लूँ तो वहीं लूँ। तो मुझे लगता है उनका प्रेम के साथ या कृष्ण के जो वात्सल्य या श्रृंगार पे उन्होंने लिखा है
उससे ज़्यादा एक प्रेम का मैं मान सकता हूँ। क्या सूरदास जी की ऐसी कोई पंक्ति सुना सकते हैं जिसमें मोहन शब्द का प्रयोग हुआ हो कृष्ण के लिए? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रही। सूरदास जी को दुनिया का सबसे अच्छा कवि किन संदर्भों में माना जाता है? सर, एक तो उनकी जो वाग विदग्धता है वो काफ़ी है कि उनकी जो गोपियाँ हैं वो काफ़ी सशक्त नज़र आती हैं। इसके साथ ही जो उनकी काव्य शास्त्रीय श्रेष्ठता है वो भी अच्छी मुझे लगता है कि उनके रूप में भी उनको माना जा सकता है। और एक जो ब्रज भाषा को उन्होंने एक नए स्तर तक पहुंचाया है वो भी मैं मान सकता हूँ कि एक अच्छे कवि ऐसा की क्यों है निशानी कि ब्रज भाषा के नाम में भाषा है तब भी वो बोली है, और खड़ी बोली के नाम में बोली है पर वो भाषा बन गई? ऐसा कैसे हुआ? सर, खड़ी बोली जो है वो मतलब दोनों की लिपि तो देवनागरी है, लेकिन खड़ी जो बोली है वो आधुनिक काल में ज़्यादा आके प्रेवलेंट रही। क्यों रही? सर, इसके कई कारण हैं, जिसमें जैसे एक तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, और जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उसमें मुख्यतः जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके जो जॉन गिलक्रिस्ट हैं उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए। और उसके साथ ही जो भारतीय जो लेखक रहे, चाहे फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू हो, लक्ष्मण सिंह जी जो हो, या फिर भारतेंदु हो, उन्होंने काफ़ी प्रारंभिक प्रयास किए खड़ी बोली को प्रसिद्ध करने में। ठीक, थैंक यू सर। मोहन जी, अभी भारतीय कानूनों में कुछ बदलाव आए हैं और उन बदलावों के अंतर्गत आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको क्या नया नाम दिया गया है? सर, आईपीसी को भारतीय नागरिक संहिता बोला गया है, भारतीय न्याय संहिता, सॉरी सर। और जो सीआरपीसी है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य संहिता कहा गया है। अब एक बात बताइए, ये कानून है जी सर। और अब इन कानूनों को इन्हीं हिंदी नामों से सभी को, जी सर, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, अंग्रेजी वाले लोगों, सबको इन्हीं नामों से जानना होगा। जी सर। तो आप हिंदी के भी विद्यार्थी हैं, आपको लगता है कि ये हिंदी नामकरण भारतीय कानूनों का तार्किक है या कोई भाषाई विवाद को आगे जन्म देगा? सर, इसमें प्रारंभिक रूप से जैसा मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी थोड़ा इस पे कंसर्न जताया है, बट सर मुझे अगर ब्रॉडर लेवल पे देखूँ तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं आता कि हिंदी को थोपा गया है। हिंदी अगर बात की जाए तो लगभग 74% जो भारतीय जनता है उसकी प्रथम या सेकंड लैंग्वेज के रूप में मानी जा सकती है। और अगर 2 या 3 वर्ड्स आपको हिंदी के बोल रहे हैं तो इसमें कोई मुझे ऐसा ऐतराज नज़र नहीं आता है इसमें कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए उससे। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यदि अधिकांश तकनीकी शिक्षा अंग्रेजी में दी जा रही है तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी हमें कुछ बदलाव करना चाहिए? क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड से गांव जो आते हैं लोग, उनको अंग्रेजी भाषा के कारण तकनीकी शिक्षा बहुत अच्छे से पाने में समस्या होती है। सर, किए जाने चाहिए बिल्कुल, और हिंदी का जो समस्या यही रहेगी कि हमारे पास तकनीकी भाषा जो शब्दावली है वो काफ़ी अभी तक इतनी मैच्योर भी नहीं हो पाई और हम इसको प्राप्त भी नहीं कर पाए हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास भी कर रही है, जैसे एमपी गवर्नमेंट ने जो एमबीबीएस की जो शिक्षा है उसको हिंदी में लाने का प्रयास किया है। और इसमें ये किया जा सकता है सर कि जो इंग्लिश जो है शब्दावली है उनका हम प्रयोग करें, ताकि हम हिंदी माध्यम और जो इंग्लिश के कुछ प्रसिद्ध वर्ड हैं जो हिंदी में नहीं हो पाए अभी उनको ऐड करके इन कोर्सेज को कर पाए, इनमें शुरू करें। तो आप जब बीए कर रहे थे तो आपने अंग्रेजी लिटरेचर क्यों लिया फिर? सर, मैं थोड़ा स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मैं थोड़ा अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर था और मैं थोड़ा इस पे एक कमांड बनाना चाहता था, और मैंने पढ़ा भी सर इसको, और अच्छी तरह से मुझे पढ़ना भी आता है और मैं थोड़ा बोल भी पाता हूँ। लेकिन जब मैं हिंदी लिटरेचर या ऑप्शनल के तौर पे मैं हिंदी को देखूं तो मुझे लगा कि इसके साथ में अंग्रेजी के साथ में इतना
न्याय नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैंने हिंदी को चुना है सर। हाल के दिनों में सीए पर फिर से चर्चा थोड़ी गंभीर हुई है जी सर। और ये कहा जा रहा है कि सीए को हम प्रभावी रूप से अब इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है जी सर। और एनआरसी की भी बात हो रही है। क्या आप इन दोनों में कोई संबंध देखते हैं या दोनों अलग अलग चीजें, इन्हें जोड़ना जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने जैसा है? सर मैं तो इनको दोनों को जोड़ के देख सकता हूँ कि जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो माइनॉरिटीज के साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं या उनके साथ जो भी ऐसी उत्पीड़न हुआ है, तो वो उनको नागरिकता हम आसानी से दे सकते हैं। और जो एनआरसी और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसमें ये है कि जो पॉपुलेशन हमारी यहाँ निवास कर रही है उनके बारे में हम रजिस्ट्रेशन या उनके बारे में जानकारी जुटाएं। ये तो अंतर हुआ, इनमें जुड़ाव कहाँ है? सर जो आ रहे हैं सिटीजन्स या बाहर से जो हमारे पड़ोसी देशों से आ रहे हैं उनका भी हम डेटा एनआरसी के तहत रख सकते हैं, तो मैं इस तरह पे देख पा रहा हूँ इसमें। एक एग्जाम्पल सोचिए जी सर। कि एनआरसी से कुछ लोग बाहर हुए, जी सर। कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। जो नॉन मुस्लिम थे वो सीए से वापस आ गए। ओके। सीए से क्योंकि वो आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको वापस ले सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन जो मुस्लिम बाहर हुए, ऐसा एक कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति भी हो सकती है? आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सर ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हम एक प्योर वेरिफिकेशन के साथ और ऐसा करें कि कागजों के साथ अगर ऐसी प्रक्रिया पूर्ण तरफ से हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी जो समस्या है उनसे बचा जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। मोहन जी, आपने नेवी में काम किया है। यस मैम। नेवी में जो शिप्स होते हैं उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत, राजपूत, सुकन्या। तो ये कौन नाम रखता है इनके? मैम ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं मानता हूँ कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रखती होगी मैम इसको। ठीक है। ये बताइए कि आपने इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी साहित्य दोनों का अध्ययन किया है। यस मैम। हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव आपको कहाँ कहाँ दिखता है? मैम मैं जो एक तो जो छायावाद है या स्वतंत्रवाद है, उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका जो उनसे प्रभावित मानता हूँ छायावाद या स्वतंत्रवाद को। उन्होंने भी क्योंकि जो रोमांटिसिज्म शुरू किया था उसी को स्वतंत्रवाद या छायावाद ने आगे बढ़ाया है। और मैम इसके साथ ही जो टीएस इलियट का जो एक आलोचना न्यू क्रिटिसिज्म है उसको मैं हमारे जो प्रयोगवाद और उसके साथ ही जो नई आलोचना शुरू हुई है उसमें देख सकता हूँ। और एक एंटी पोएट्री जो मूवमेंट पश्चिम में चला वो भारत में भी कविता के रूप में उभर के आया। कविता के रूप में मैम इसमें देख। ये बताइए, एक कहानी या नाटक होते हैं सुखांत, एक होते हैं दुखांत, एक प्रसादांत भी होते हैं। ये क्या है प्रसादांत शैली? मैम मैं प्रसाद जी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके नाटकों के बारे में ये कहा जाता है कि इनके नाटक अंत में न तो सुख पे खत्म होते हैं न दुख पे खत्म होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त में जो देवसेना है और जो स्कंदगुप्त है उनमें दोनों की स्थिति अलग अलग दिखाई गई है कि एक दुखी है, एक इसमें एक सुख का भाव भी आता है कि दोनों एक आपस में म्यूचुअल डिस्कशन के द्वारा उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम अलग रहेंगे। और तो ये एक दुखांत होता है कि वो मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाए। और सुकांत का है कि जो स्कंदगुप्त पूरे समय जिस चीज लड़ते रहे अपने राज्य के लिए वो उन्हें मिल जाता है। तो इन दोनों की सुकांत और दुखांत दोनों की हमें अनुभूति अंत में होती है, तो उसको प्रसादांत कहा गया है। प्रसादांत कहते हैं। ठीक है सर, से आपकी बात हो रही थी इंग्लिश को लेकर। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं। आपने अपने सिलेबस से इतर आज के समय में लिखे जाने वाले कोई हिंदी उपन्यास पढ़े?
सॉरी मैम, मैं जो आजकल हिंदी में नॉवेल लिखे जा रहे हैं, Yes, ma'am. उनमें से कुछ आपने पढ़े हैं जो मैम, आज का मतलब वर्तमान समय में लिखे जा रहे हैं? मैम अभी तो मैं इतना समय नहीं मिल नहीं पाया पढ़े कि हैं, मैं ठीक पढ़ है। एक ट्रेंड देखा गया है कि जो वर्तमान समय में जो नॉवेल लिखे जा रहे हैं Yes, हिंदी में, उनमें कॉलेज की पृष्ठभूमि, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की पृष्ठभूमि या विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि Yes, पे जो नॉवेल लिखे जा रहे हैं और बहुत यूथ में, युवाओं में बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। यस मैम। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो भाषा का मानक स्तर है उसको लेकर के यही बात आ रही है, जैसा कि आपने बताया यस मैम। कि उसमें भाषा वो मानक स्तर की नहीं है। तो इसको साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? मैम जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हिंदी को भी उसके अकॉर्डिंग अब बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को परिपक्वता भी लानी है, उसके साथ जो लोगों को पसंद भी आए। तो जैसा मैंने कहा था कि इंग्लिश वाला जो एक माध्यम बनी है इंग्लिश हिंदी में भी, तो उसको अपनाया जा सकता है मैम थोड़ा, क्योंकि हिंदी में हम देखते हैं कि जो पढ़ने का या पाठकों का करेज है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो क्लिष्टता के साथ पढ़ा जाना थोड़ा दुष्कर भी लगता है लोगों को। तो अगर इंग्लिश के वर्ड अगर आज के लेखक यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना ज्यादा समस्या मुझे नहीं लगती कि आनी चाहिए उसमें। अच्छा, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना पसंद है, आपने एक विशेष फॉर्म मेंशन किया मेडिटेशन का। Yes, क्या ma'am. है ये? मैम आनापान मेडिटेशन। क्या होता है ये? मैम ये विपश्यना जो होती है उसी का प्रारंभिक रूप है आनापान, जिसमें हम आन यानी अंदर लेने वाली सांस और अपान यानी बाहर निकालने वाली सांस, इन दोनों पे कंसंट्रेट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम श्वास के माध्यम से मेडिटेशन या उस स्थिति को प्राप्त ठीक करने है। की मेरा कोशिश आपसे करते आखिरी सवाल है, एक गुण जो इस मेडिटेशन से आपके अंदर विकसित हुआ हो। हैं। मैम कंसंट्रेशन में मानता हूँ कि ठीक, थैंक यू मैम। मोहन, आप राजस्थान से हैं, ये बताइए रूप कंवर कौन थी? मैम रूप कंवर हमारी राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। तो क्या इस तरह के प्रैक्टिसेस अभी भी प्रेवलेंट हैं? क्योंकि जो ये घटना हुई थी यस मैम। वो सती एबोलिशन एक्ट आने के बाद हुई थी। यस। तो क्या आपको अभी भी इस तरह की घटनाएं वहां देखने को मिलती हैं? नहीं मैम, 1987 में घटना हुई थी, उसके बाद अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई है कि सती हमारे राजस्थान में कोई हुई हो। राजस्थान अभी भी किस तरह की कुरीतियों से गुजर रहा है? मैम मैं सामाजिक कुरीतियाँ इसमें ज़्यादा हैं, जैसे एक तो बाल विवाह है, एक दहेज प्रथा भी काफ़ी प्रेवलेंट है, इसके साथ ही मैम आटा साटा जैसी कुछ प्रथाएं भी होती हैं हमारे, और एक जो घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा, उसमें भी मैं राजस्थान को मानता हूँ कि थोड़ा प्रेवलेंट रहा है। और क्यों इसके साथ